हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे ये अरेस्ट हुए, एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई। और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कोर्ट में भी गए। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटाइन थे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे, उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में जो लिखा हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी अपने सोई अनुसार, अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे यानी 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है जिसमें वापिस, चूंकि ये सारे Z+ प्रोटेक्टिव होंगे इसलिए इन्हीं का नाम इसमें आता है। फिर कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे जी, कोश्यारी जी मुंबई, उद्धव ठाकरे जी सोई अनुसार, अजित दादा पवार सह्याद्री अतिथीगृह 15 बजे, 3 बजे शरद पवार साहब मुंबई, नितिन गडकरी जी दिल्ली, अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में SMS का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड
व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। दूसरा एक महत्व का विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने परसों की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रांसफर्स का एक रैकेट ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। 2017 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री था, आप लोगों को याद होगा कि मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में कुछ लोग डीलिंग कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी वहां जा रहे हैं। मैंने तुरंत कमिश्नर इंटेलिजेंस को बुलाया, मुंबई सीपी को बुलाया, एक प्लान ऑपरेशन हमने किया, तुरंत इंटरसेप्शन किए, उन सभी लोगों को अरेस्ट किया और चार्जशीट भी दाखिल हुई क्योंकि सारे सबूत इंटरसेप्शन के माध्यम से थे। इसी प्रकार से वही सीओआई जब उस समय थी, वही सीओआई अभी भी थी। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी माननीय आर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगाने, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया
और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, अब उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं तो फिर वापस, और ये तो साइंड ही लेटर है। 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा रिपोर्ट है, hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest, and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा 26/8। पहला जो है जो सीओआई ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, यानी आज से 9 महीने पहले, कितना, हाँ 8-9 महीने पहले। दूसरा वो 26/8 का है। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया, और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का, 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब यह ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली थी, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट के अस्तित्व में नहीं। और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं दिया पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10x10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। और इसलिए यह बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है।
मैं उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्स्चर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं, और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। आपल्याला माहिती आहे की काल माननीय पवार साहेबांनी दिल्लीला एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि श्री अनिल देशमुख जी पहिले ऍडमिट होते, नंतर होम क्वारंटीन होते, त्यामुळे परमवीर सिंग यांचं पत्र चुकीचं आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न केला। मात्र त्यानंतर तात्काळ मी एक व्हिडिओ रिलीज केला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी स्पष्टपणे त्यांनी घेतलेली प्रेस दाखवली आणि त्यानंतर माननीय पवार साहेबांचे जे ट्विट्स आहेत त्या ट्विट्समध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की ते जणू काही नागपूरलाच होम क्वारंटीन होते। हे खरं नाही आहे। या संदर्भातला पॅसेंजर मॅनिफेस्ट आहे, ते जेट प्रायव्हेट जेटनी मुंबईला आले होते, ते मुंबईमध्ये होते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की माझ्याजवळ 2 पोलीसचे मॅनिफेस्ट आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांच्या मुवमेंट दाखवलेले आहेत, त्या झाल्या आहेत की नाही मी याच्यावर काही भाष्य करणार नाही। त्यासोबत श्री परमवीर सिंग यांनी जे काही त्या ठिकाणी पत्र लिहिलं त्या पत्रामध्ये SMS किंवा व्हॉट्सअपचा जो पुरावा लावलाय त्यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे परमवीर विचारतायत की वाझे कधी भेटले आणि त्यात ते पाटील असं म्हणतायत फेब्रुवारी एंडला। त्यामुळे काल पवार साहेबांनी चौकशी न करण्याकरता किंवा राजीनामा द्यायची आवश्यकता नाही याकरता जी कारणं सांगितली, मला असं वाटतं की पवार साहेबांना चुकीचं ब्रीफिंग देण्यात आलं आणि एवढ्या मोठ्या नेत्याला अशा प्रकारे चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या तोंडातून वदवून उघडं पाडणं, खरं म्हणजे एनसीपीनेच विचार केला पाहिजे की याच्या पाठीमागे कोण आहे, कारण त्यातली सगळ्या गोष्टी या चुकीच्या निघालेल्या आहेत आणि 15 ते 27च्या दरम्यान कोण कोण त्यांच्या घरी गृहमंत्र्यांना भेटत होतं या संदर्भातली सगळी माहिती ही आपल्याला उपलब्धच आहे किंवा उपलब्ध होऊ शकते। मी त्याहीपेक्षा एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधू इच्छितो आणि ती म्हणजे मी परवाच्या माझ्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये अतिशय स्पष्टपणे बोललो होतो की एक परमवीर सिंग हे अशा प्रकारे तक्रार करणारे पहिले व्यक्ती नाही आहेत, तर त्याच्यापूर्वी डीजींनी एक रिपोर्ट दिलेला आहे आणि माझ्याकडे आता त्यावेळेच्या कमिशनर इंटेलिजन्सच्या रिपोर्टची कॉपी आहे, त्या कॉपी सोबतचे सगळे एनेक्स्चर्स आहेत आणि जवळजवळ हा डेटा आहे 6.3 GB चा की ज्याच्यामध्ये सगळ्या कॉल रेकॉर्डचा इंटरसेप्शन आहे आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस 2017 साली आम्हाला असंच लक्षात आलं होतं की एका हॉटेलमध्ये डीलिंग होत आहे, काही पोलीस अधिकारी तिथे जात आहेत। तात्काळ मी कमिशनर इंटेलिजन्सला सांगितलं, मग आम्ही मुंबई पोलिसांना सोबत घेतलं, त्याचं कंप्लीट इंटरसेप्शन केलं आणि त्या ठिकाणी धाड टाकून त्यांना पकडलं, 8 लोकांना 7-8 लोकांना जेलमध्ये टाकलं, त्यांच्यावर चार्जशीट देखील दाखल केली।
त्यामुळे त्याच सीओआय आत्ता असल्यामुळे त्यांना हे लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी तात्काळ डीजींची परवानगी घेतली, डीजींनी एसीएस होमची परवानगी घेतली, काही लोकांचे नंबर इंटरसेप्शनवर लावले आणि त्यात काही पोलीस अधिकारी, काही राजकीय नेते आणि अनेक विस्फोटक अशा प्रकारचे संवाद, कन्व्हर्सेशन हे बाहेर यायला लागले. आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की यातनं खूप मोठा रॅकेट हे तयार झालं आहे आणि याच्याशी सरकारमधल्या गृहमंत्रालयातल्या गृहमंत्र्यांचे, लोकांचे, सगळ्यांचे संबंध हे दिसत आहे. आणि म्हणून त्यांनी तात्काळ या संदर्भातला सगळा रिपोर्ट डीजी साहेबांच्या थ्रू एसीएस होमला दिला. एसीएस होम साहेबांच्या माध्यमातून तो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. मुख्यमंत्र्यांनी तो पाहिला, त्यांनी ते ऐकलं, पण त्याच्यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही. 8 ऑगस्ट 2020 आजपर्यंत त्या रिपोर्टवर कुठलीही कारवाई झाली नाहीये. आपण जर बघितलं तर डीजी साहेबांनी स्पष्टपणे आपल्या पत्रात म्हटलेलं आहे की फार सिरियस आहे आणि याची सीआयडीची चौकशी केली पाहिजे. सीआयडी सोडा, साधी पीएसआयची, एपीआयची चौकशी देखील त्या ठिकाणी त्यांनी या बाबतीत केली नाही. आणि उलट हा सगळा प्रश्न ज्यांनी उपस्थित केला त्या कमिशनर इंटेलिजन्सलाच त्या ठिकाणी शिक्षा देण्यात आली. त्यांचं प्रमोशन डीजीचं होतं, सिनियर मोस्ट होत्या, तर थांबवलं. त्यांच्या नंतरच्यांना ऍडव्हान्स प्रमोशन दिलं आणि त्यांना प्रमोशन देणं आवश्यकच होतं कारण त्यांचे सीआर चांगले होते. म्हणून त्यांना एक विशेष पोस्ट तयार केली. ती कॅबिनेटच्या अप्रुव्हल शिवाय डीजी सिव्हिल डिफेन्स 10x10चं केबिन, आणि त्यांना त्या ठिकाणी प्रमोशन दिल्याचं दाखवलं आणि त्यांच्यावर अन्याय केला. या दरम्यान सगळ्यात महत्वाचं की याच्यामध्ये ज्यांची नावं आली अशाच लोकांचं त्या ठिकाणी प्रमोशन, अशाच लोकांचं पोस्टिंग हे ज्यावेळेस समोर आलं त्यावेळी डीजी साहेबांनी त्याला ऑब्जेक्शन घेतलं. डीजी म्हणाले की यांचं पोस्टिंग करणं योग्य नाही. पण ज्यावेळेस डीजींच्या लक्षात आलं की दबावात हे पोस्टिंग होत आहे त्यावेळी तत्कालीन डीजी सुबोध जयस्वाल यांनी सेंट्रल डेप्युटेशन घेतलं. त्यांनी सांगितलं पाप माझ्या हातून करवू नका, तुम्ही कारवाई पण करत नाही. आणि म्हणून त्यांनी सेंट्रल डेप्युटेशन घेतलं आणि सीओआय, कमिशनर इंटेलिजन्स यांनी देखील सेंट्रल डेप्युटेशन घेतलं. आणि म्हणून अतिशय पोलीस दलाला आणि गृह विभागाला लाजिरवाणा अशा प्रकारचा सगळा प्रकार आहे. मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांनी याच्यावर कुठलीही कारवाई का केली नाही. उलट त्यांनी ते गृहमंत्र्यांकडेच पाठवून दिलं. आणि ज्यांनी अशा प्रकारे सगळं बाहेर काढलं, मुख्यमंत्र्यांकडे जीएडी विभाग आहे आणि सगळे आयपीएस ऑफिसर त्यांच्या अंतर्गत येतात आणि तरी देखील सीओआय, त्यावेळेच्या कमिशनर इंटेलिजन्स यांच्यावर अन्याय का झाला. म्हणजे एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनीच याच्यावर पांघरून घातलं असं जर आपण म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही. आणि म्हणून आता हे सगळं अत्यंत महत्वाचं आहे. या संदर्भातलं पत्र मी वाटल्यास आपल्याला देतोय. बाकी गोष्टी मी आपल्या समोर देणार नाही. या फार सेन्सिटिव्ह गोष्टी आहेत. यात आयपीएस ऑफिसर्सचे नाव आहेत, अधिकाऱ्यांची नावं आहेत, बऱ्याच लोकांची नावं त्यात येत आहेत. आणि म्हणून मी आज दिल्लीला चाललोय. माननीय गृह सचिवांना मी भेटून ही सगळी इन्फॉर्मेशन, त्यांना सील्ड इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे देतोय. सगळे माझ्याकडचे पुरावे हे त्यांच्याकडे मी देतोय. आणि मी त्यांना विनंती करणार आहे की याच्यामध्ये आयपीएस ऑफिसरचे कस्टोडियन ते असल्यामुळे याची सीबीआयची इन्क्वायरी ही त्यांनी करावी अशा प्रकारची मी मागणी करणार. मी 2-3च प्रश्न घेणार आहे कारण मग ते डायव्हर्ट होता महत्वाचा विषय. शांती असं विचारायचं काही होणार नाही. एक प्रश्न. मी आधीच सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये अधिकारी, राजकारणी सगळ्यांची नावं आहेत. उसमें अधिकारी और पॉलिटिशियन सबके नाम.
विनय विनय धर्मवीर सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसमें भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि ये दबाया गया है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं केंद्र सरकार के पास इसको होम सेक्रेटरी जो इसके कस्टोडियन है उनके पास में पहुंचाऊंगा। हो प्रीती, इसके बाद प्रीती. मला असं वाटतं की मुख्यमंत्र्यांना याचं गांभीर्य लक्षात आलं होतं, तथापि आपलं सरकार वाचवण्याकरता त्यांनीही याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की इतक्या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्याचं नेमकं कारण काय आहे, अजून त्याच्या मागे काय आहे का हे मुख्यमंत्री सांगू शकतात। प्रीती 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 आपने कहा है कि रिपोर्ट में ट्रांसफर को लेकर पैसे की बातचीत हुई, तो एक-एक ट्रांसफर के लिए कितने पैसे लिए गए? देखिए, इतने डिटेल्स में नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत चीजें हैं, बहुत गंभीर चीजें हैं। कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए हैं। ये सारी चीजें मैंने, देखिए मैं गृह मंत्री रहा हूं, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा हूं। ये सारा मामला पुलिस विभाग को डिस्ट्रीब्यूट भी ला सकता है और इसमें कुछ अधिकारियों के भी नाम है, और इसकी जांच होने के बाद उनमें से कितने सही है, किसकी आवाज है क्या, ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी चीजें होम सेक्रेटरी को दूंगा। शेवटचा प्रश्न. हाँ कमलेश, शेवट उसमें किस तरह के सबूत सामने, और दूसरा इससे जुड़ा सवाल क्या इसको फिर कोर्ट के सामने आपने इस पे कार्रवाई की है? देखिए, कॉन्फरन्स कॉल एखादा असेल, मला एकदम लक्षात येत नाही येते, कारण एवढा ये बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन इसमें जैसा आपने पूछा है उस प्रकार की सारी चीजें इस डेटा में मौजूद है। क्या ये ट्रांसफर रैकेट सिर्फ गृह मंत्रालय को लेकर है, या इस रिपोर्ट को इसलिए दबाई गई क्योंकि हर मंत्रालय में इस तरीके के ट्रांसफर के रैकेट चल रहे हैं? अभी जो जानकारी इसमें ये गृह मंत्रालय की ही जानकारी है। राहुल मोठे नेते आहेत, पण महाविकास आघाडीचे शिल्पकार बनवतात, दुसरं कुठलंही संविधानिक पद यांच्याकडे नाहीये। सलग 2 दिवस ते प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहेत, इतकं गंभीर, इतकं मिनिट टू मिनिट ब्रीफिंग त्यांना होते। गोपनीयतेचा काही कायदा त्यांना काही लागू? गोपनीयतेचा कायदा वगैरे लागू होत नाही। पवार साहेब मोठे नेते आहेत, ते जरूर ब्रीफिंग घेऊ शकतात, पण हे ब्रीफिंग मुख्यमंत्र्यांनी घेतलं पाहिजे। मुख्यमंत्री एक शब्द याच्यावर बोलत नाहीत आणि पवार साहेबांना त्या ठिकाणी बोलावं लागत आहे, आणि शेवटी पवार साहेब जे बोलतात ते सगळं चुकीचं निघत आहे। थँक्यू।